हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का मैथ। प्रश्नावली होगी 3.2। ठीक है, हम लोग 3.2 के सभी क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करेंगे बच्चे, जो कि आपका ग्राफीय विधि से हल करना है x और y का मान। ठीक है जी। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको बारीकी से समझेंगे और उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें कुछ सुझाव दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं। पहले उन निर्देशों को पढ़ लेते हैं कि निर्देश क्या है। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन हम हल करेंगे उस क्वेश्चन को इस निर्देशों के अनुसार हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले आपको रैखिक युग्म समीकरण का निर्माण करना है और उसके बाद जब रैखिक युग्म समीकरण का निर्माण हो जाएगा तो आप उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक पहेली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं बच्चे। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़की और लड़के हैं, उस पहेली प्रतियोगिता में लड़की और लड़के हैं जिनमें कि बताया गया कि लड़कियों की संख्या, लड़की जो है लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है? 4 अधिक है बच्चे। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रकार आपको बताना है कि प्रतियोगिता में कितने लड़की और कितने लड़के हैं। ठीक है, प्रतियोगिता में कितने लड़की और कितने लड़के हैं, आपको लड़कियों और लड़कों की संख्या को बताना है। ठीक है बच्चे, इस प्रकार यदि ऐसे क्वेश्चन में यदि लड़की और लड़का का संख्या कुछ पता नहीं होता है, ऐसे सवाल में जिनके मान नहीं पता रहते हैं बच्चे, वैसे सवाल को सबसे पहले मानना पड़ता है। ठीक है, वैसे सवाल को सर्वप्रथम क्या होता है बच्चे? मानना पड़ता है। तो यहाँ लड़कियों और लड़कों की बात कही जा रही है, तो लड़कों और लड़की की संख्या को मानेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर लड़के और लड़की की संख्या को मानना होगा। मानते हैं बच्चे, माना लड़के की संख्या x है। लड़के की संख्या x मान लिए। अब चलते हैं लड़की की संख्या मानते हैं। लड़कियों की संख्या y हो जाएगा, बराबर y है। लड़कों की संख्या मान लिए x और लड़कियों की संख्या माने y। ठीक है बच्चे जी। कुल संख्या कितना दिया है ये भी देख लेते हैं। लड़की और लड़का मिला करके कुल संख्या कितना है? कुल संख्या बराबर x प्लस y है। कुल संख्या बराबर 10 है। कुल संख्या बराबर 10 है। कुल संख्या का मतलब लड़का और लड़की दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो बच्चे, लड़कों की संख्या मैंने बताया x है, लड़कियों की संख्या y है। तो यहां पर प्रथम शर्त बन गया बच्चे। प्रथम शर्त में चलते हैं। प्रथम शर्त क्या कहता है? यहां पर बोल रहा है लड़की और लड़कों की संख्या दोनों मिलाकर के कितना आया है? 10 आया है। तो बच्चे, दोनों मिलाने का मतलब दोनों जोड़ा गया, दोनों को जोड़ा गया तब तो 10 आया जी। दोनों को जोड़ा गया। तो यहाँ पर हम लड़कों की संख्या कितना था? x था। लड़कियों की संख्या कितनी थी? y थी। और दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया? 10 आ गया। ठीक है बच्चे, दोनों को जोड़े यानी दोनों मिलाकर कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ पर आपका समीकरण नंबर 1 का निर्माण हो गया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण नंबर 1 का निर्माण हो गया बच्चे। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 कैसे बनेगा? दूसरी स्थिति में आते हैं।
दूसरी शर्त में चलते हैं। अब दूसरी शर्त आपको बोला बच्चे कि लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक है। लड़की की जो संख्या है वह लड़कों के संख्या से कितना अधिक? 4 अधिक है। गौर कीजिएगा, यहां पर मैं कर दिया लड़के, यहां पर कर दिया लड़की। ये लड़की की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है। ऑलरेडी यहां पर दिख रहा है बच्चे, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। यहां पर बोला जा रहा है कि जो लड़की है वो लड़कों से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ये अधिक है तो इसके में जोड़ेंगे, जब ये अधिक रहेगा तो इसके में जोड़ेंगे ना, तब तो बराबर होगा। मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपया है, ठीक है, तो आपके पास 5 रुपए है, तो क्या होगा? आपको यदि बराबर होना है तो आपको या तो 5 रुपया आप में जोड़ा जाएगा तो आप 10 हो जाएंगे, और नहीं तो फिर मेरे में 5 रुपया घटाया जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे या तो घटा दिया जाएगा लड़कियों की संख्या में, और नहीं तो लड़कों की संख्या में क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, या तो लड़कियों की संख्या में 4 घटा दिया जाएगा, और नहीं तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हम 4 यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब बीच में अब बराबर हो गया, क्योंकि बताया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि लड़की की जो संख्या है बच्चे, ये लड़की की जो संख्या है लड़कों के संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक है। जब 4 अधिक है तो 4 लड़कों के संख्या में जोड़ करके तब क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। अब दोनों बराबर हो गया, क्योंकि ये 4 अधिक था, तो 4 अधिक था तो जो 4 कम रहेगा उसी में ना 4 देंगे। जी दे दिए। यहाँ पर नियम समीकरण बनाते समय आपको बताया गया होगा कि सभी चर को एक साइड कर देते हैं और अचर को एक साइड कर देते हैं, समीकरण बनकर तैयार हो जाता है। तो ये x माइनस वाई हो जाएगा और ये अचर को इस साइड में भेज देते हैं, -4 हो गया। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 बनकर निर्माण हो गया, 2 बनकर तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ समीकरण 2 बनकर तैयार हो गया। अब रही बात समीकरण 1 और समीकरण 2 का, अब ग्राफ खींचना है, क्योंकि ग्राफीय विधि से लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आप क्या करेंगे? ग्राफ खींचने के लिए पहले उनके निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। जब तक निर्देशांक बिंदु नहीं निकलेगा तब तक आपका ग्राफ नहीं खींचा जा सकता है। तो बारी बारी एक एक रैखिक समीकरण का क्या करेंगे? हम निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। ठीक है बच्चे, एक एक रैखिक समीकरण का हम क्या करेंगे? निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। चलते हैं। अब इसको लाते हैं समीकरण 1 को, x प्लस वाई इक्वल 10। तो बच्चे निर्देशांक बिंदु निकालने के लिए आपको बताया गया है कि एक चर को केवल एक साइड में कर देते हैं, एक तरफ, और बाकी चर अचर को क्या करते हैं? एक तरफ कर देते हैं। तो x को मैं वहीं छोड़ देता हूं, y को इस साइड में भेज देता हूं। तो y जब उस साइड से इस साइड में आएगा तो ये प्लस है, जब भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y माइनस में हो गया। अब यहां पर क्या होगा कि मान बैठाया जाएगा। इसके लिए पहले इंडेक्स बना देते हैं बच्चे। इंडेक्स में मान आप बारी बारी बैठाएंगे, एक का मान बैठाएंगे, दूसरे का मान ऑटोमेटिक अपने से आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि y का मान यदि आप रखते हैं -1, -2, 1, 2, 3, कुछ भी रखेंगे, कुछ भी रखेंगे। y का मान आप मान लीजिए कि हम रख दिए 5। y का मान हम क्या रख दिए? 5 रख दिए। y का जब 5 मान रखेंगे तो 10 - 5 हो जाएगा कि नहीं? y की जगह पर जब 5 आएगा तो y की जगह पर जब y को हटाएंगे वहां 5 रखेंगे y का मान, तो 10 - 5 हो जाएगा। जब 10 - 5 होगा तो 10 में 5 घट गया तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए, y बराबर 5 तो x बराबर 10 माइनस 5, क्योंकि y का ही मान, यहां से y हटाएंगे तो y के मान को, जैसे देखिए 5 के बराबर में y है, y के बराबर में 5 है, तो जरूरत पड़ेगा तो y का मान 5 रखेंगे, नहीं तो 5 का मान y रखेंगे। ठीक है, तो वहां y का मान जरूरत के अनुसार 5 रखे हैं, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचा ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को जरूर देखिएगा एक बार। अब क्या होगा? अब आप क्या मान रखना चाहते हैं? आपकी मर्जी, कोई मान रख सकते हैं, आप रखिए। मान लीजिए कि मैं 6 रख दिया। जब y का मान 6 रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक 10 में से 6 घट गया तो 4 बचेगा। एक आपका निर्देशांक बिंदु निकल गया, एक समीकरण का निर्देशांक बिंदु निकल गया। अब चलते हैं दूसरा समीकरण का, पुनः लेते हैं
दूसरा समीकरण आपका क्या है, x माइनस वाई इक्वल -4। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताया हूं कि निर्देशांक बिंदु निकालने के लिए एक चर को एक साइड कर देते हैं, बाकी चर अचर को एक साइड कर देते हैं। तो y को भेज दीजिए इधर, तो इधर बच गया क्या बच्चे, x, और इधर जाएगा तो -4 अब प्लस y हो गया। ठीक है, अब इसके लिए इंडेक्स, ठीक है बच्चे, इसके लिए इंडेक्स तैयार करते हैं। यहां पर x, यहां पर y। ठीक है जी। अब देखते हैं, y का मान आप रखिए, y का मान जो भी आप रखने का मर्जी होगा रखिएगा। मानते हैं हम कि y का मान यदि आप 2 रखते हैं, y का मान 2 रखेंगे, तो y का मान जब 2 रखेंगे तो 4 में से 2 घट गया, 2 बचेगा। y का मान आपने 2 रखा तो x का मान क्या आया, 2, सॉरी -2 आएगा, -2। ठीक है, क्योंकि -4 है, -4 में से 2 प्लस घटेगा तो 2 बचेगा जी। अब देखिए y का मान क्या रखेंगे, आपकी मर्जी करेगी तो माइनस में भी आप रख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप प्लस में ही मान रखेंगे। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि प्लस में ही मान रखेंगे। ठीक, तो y का मान यदि आप माइनस, देखिए y का मान यदि माइनस आप 3 रखते हैं तो लीजिए -3 रख दिया, तो -3, देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -3 और -3 -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, तो यहाँ पर -7 आ जाएगा। ठीक है, 2 निर्देशांक बिंदु इसमें भी निकल गया। चलिए ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर इसका ग्राफ खींच देते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 हो गया। इनमें देखेंगे सर्वश्रेष्ठ मान, आपके समीकरण 1 में सर्वश्रेष्ठ मान क्या है, 6 है। ठीक है, और ऊपर वाला में 5 है, नीचे वाला में 7 है, और नीचे वाला में उसके फिर 3 है। चलिए यहां से सर्वश्रेष्ठ मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक है बच्चे, 5 तक है, प्लस में 5 तक है, माइनस देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यहाँ पर लिखना होगा ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। ठीक है जी। आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि चतुर्थांश में एक साइड में प्लस होता है तो एक साइड में माइनस होता है। ठीक है, ये x अक्ष पर एक साइड में प्लस हो गया, एक साइड में माइनस हो गया। अब y अक्ष में देखेंगे तो एक साइड में प्लस होगा, एक साइड में माइनस होगा। यहाँ लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक जी। अब यहाँ पर आते हैं माइनस वाला में, देखिए माइनस वाला में क्या लेना है, -1, -2, -3, -4। ठीक, चलते हैं गौर करेंगे बात को। पहला ग्राफ कैसे खिंचाएगा, पहले समीकरण का ग्राफ कैसे खिंचाएगा, तो इसका निर्देशांक बिंदु पकड़ा जाता है। इसका निर्देशांक बिंदु देखिए, पहले x फिर बाद में y, पहले भुज तब कोटि, तब भुज में भी 5 है या कोटि में भी 5 है, दोनों में 5 है, भुज और कोटि दोनों में आपका 5 है। तो आप देखिए दोनों में प्लस प्लस है, एक भी में माइनस नहीं है, तो प्लस प्लस लेंगे। देखिए पहले x अक्ष पर देते हैं, क्योंकि x में क्या है 5, y में भी क्या है 5, तो x अक्ष पर चलते हैं। x अक्ष में चलेंगे बच्चे, y अक्ष से आएंगे फिर 5, यहाँ पर भेंट हो गया। देखिए यहाँ पर ऐसे दूसरा निर्देशांक बिंदु क्या है, 4 और 6, तो 4 देखेंगे x अक्ष में और y अक्ष में 6 देखेंगे। यहां से चलेंगे ऐसे 6 से आएंगे ऐसे, यहां पर आपका एक निर्देशांक बिंदु हो गया ऐसे जी, एक आपका यहाँ पर निर्देशांक बिंदु हो गया। ये पहला ग्राफ खींचा गया, पहला ग्राफ का निर्देशांक बिंदु था। दूसरा ग्राफ का भी निर्देशांक बिंदु देख लेते हैं। ये आपका x में क्या है -2 है देना है, y में क्या है +2। देखिए -2 से चलिए ऊपर,
पहले x से अक्ष पर जाना है, ठीक है, ऐसे, फिर आ जाइए ऐसे। यहाँ पर एक निर्देशांक बिंदु हो गया। पहले x में देखते हैं -2 है, y में देखते हैं +2 है, तो -2 से चलेंगे ऊपर और +2 y अक्ष पे +2 पर जाकर के मिल जाएंगे। यहाँ पर एक निर्देशांक बिंदु हो गया। दूसरा देखेंगे बच्चे, दूसरा क्या है, यहाँ पर देखेंगे -7 है और -3 है, x में -7 है और y में -3 है, तो देखेंगे -3 नीचे की ओर है, ऊपर तो प्लस है, आएंगे नीचे ऐसे और 3 के सामने जाएंगे, 3 के सामने जाएंगे, यहाँ निर्देशांक बिंदु हो गया। ठीक बच्चे, अब ये क्या करेंगे कि दोनों बिंदुओं को पहले ये वाला ग्राफ को मिलाएंगे इस तरह, ऐसे, पहले इसको मिलाएंगे, ऐसे मिल गया, फिर इसको मिलाएंगे, ऐसे इसको मिलाएंगे, देखिए अब रही बात, गौर करते हैं बच्चे, यहां तो सादा पन्ना है, लेकिन आपका ग्राफ जो होगा वो ग्राफ की कॉपी होगी। ग्राफ की कॉपी जब होगी तो उसमें टोटल लाइनिंग, लाइन बाय लाइन एकदम वर्गाकार लाइन आपको खींचे गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चे सादा पन्ना है, उसके बावजूद भी अगर इसको आप ऊपर बढ़ाएंगे तो गौर करेंगे कि यहाँ पर 7 जरूर आएगा, आएगा 7 फिक्स है कि वहां आएगा। लीजिए मैं बढ़ा दिया और ये हो गया आपका y हो गया अक्ष। अब गौर कीजिए, यहां से जो आएगा वह सीधे आएगा 3 पर, ऐसे 3 पर आएगा। जहां प्रतिच्छेद ग्राफ करता है वहीं आपका मान निकल जाता है। प्रतिच्छेद ग्राफ में केवल एक हल होते हैं, तो वह जहां प्रतिच्छेद होगा वही हल होगा आपका, और वही आपका x और y का मान निकलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहाँ जा रहा है, ये 7 के सामने जा रहा है, ये 3 के सामने जा रहा है, तो इसका मतलब कि आप जहां कट रहा है उसका निर्देशांक बिंदु क्या हो गया, यहाँ कट रहा है तो इसका निर्देशांक बिंदु 3 और 7 हो गया। ठीक है, तो जहां कटता है बच्चे, जहां पर ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है, वही आपके x और y का मान आता है। तो बच्चे x y का मान जो आप माने रहेंगे, पहले भुज बाद में कोटि, पहले भुज बाद में क्या है, कोटि है। सबसे पहले बच्चे इसमें आपको प्रदर्शित कर देते हैं आपके निर्देशांक बिंदु। देखिए दूसरा समीकरण यह है, दूसरा समीकरण का पहला निर्देशांक बिंदु आपका है -2 और 2 है, और दूसरा निर्देशांक बिंदु आपका है -7 और -3। ठीक है, और पहला आपके ग्राफ का निर्देशांक बिंदु है, देखते हैं गौर करते हैं, यहाँ पर 5 5 है, तो यहाँ पर 5 हो गया, फिर 5 हो गया, ये पहला निर्देशांक बिंदु। दूसरा निर्देशांक बिंदु 4 और 6 हो गया। ठीक है, इस जो ग्राफ, जो पहला आप ग्राफ खींचे हैं, इसका क्या नाम है बच्चे, तो इसका नाम भी लिख देते हैं, x + y = 10 समीकरण नंबर 1। इसका क्या नाम है, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, x - y = -4 समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस प्रकार आपका, और अभी नहीं बच्चे, अभी गौर करेंगे यहाँ पर। अब आपका प्रतिच्छेद बिंदु कितना है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ, तो प्रतिच्छेद बिंदु आपका 3 और 7 हुआ। तो आपको पता है कि पहले x और बाद में y, पहले भुज बाद में कोटि, तो x बराबर आपका 3 हो गया और y बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। क्या हो गया बच्चे, 7। x बराबर 3 और y बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार बच्चे लड़कों की संख्या 3 हो गई और लड़कियों की संख्या 7 हो गई। अब इसमें आप कंप्रोमाइज करके भी देख लीजिए, लड़की बोल रही है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़का 3 है, तो ये से 4 अधिक है का मतलब 4 जोड़कर देखिए, 4 3 7 हो रहा है कि नहीं।
4 3 7 हो रहा है, और इसमें देखिए घटा करके में 4 घटाइएगा तो लड़कों के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो लड़कों में यदि 4 जोड़ेंगे तब पर भी लड़की के बराबर आ जाएगा, और नहीं तो लड़की में 3 घटाएंगे, सॉरी 4 घटाएंगे तब वो लड़का के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 बन करके आपका रेडी हो गया बच्चे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। 2 बार में कलम की पेंसिल की खरीदारी हो रही है। एक बार 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदे जा रहे हैं 50 रुपए में, एक बार 7 पेंसिल 5 कलम खरीदे जा रहे हैं 46 रुपए में। तो बच्चे आपको बताना है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है या बताना है। चलते हैं, गौर करते हैं। न पेंसिल का मूल्य पता है न कलम का मूल्य पता है, तो सर्वप्रथम हम पेंसिल और कलम का मूल्य मान लेते हैं। जिस प्रकार मतलब सवाल नंबर 1 में लड़के का संख्या नहीं पता था और लड़कियों की संख्या नहीं पता था, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका पेंसिल का भी मूल्य नहीं पता है और कलम का भी मूल्य नहीं पता है। तो हम दोनों के मूल्य को बारी बारी मान लेते हैं बच्चे, और सवाल आपका आसानी से आ जाता है। ठीक है, चलते हैं। माना पेंसिल, सॉरी बच्चे एक पेंसिल लिख लेते हैं। एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया हो गया और एक कलम का मूल्य y रुपया हो गया। चलिए अब स्टेप 1 लगा देते हैं, या शर्त, प्रथम शर्त लिख देते हैं। प्रथम शर्त लिख देते हैं बच्चे। पहली बार बाजार कर रहा है तो कितना कितना का बाजार कर रहा है और कितने रुपए दुकानदार को चुकता कर रहा है, गौर करेंगे। 5 पेंसिल खरीद रहा है, 7 कलम खरीद रहा है, और दोनों का मूल्य मिलाकर के दुकानदार को 50 रुपया का नोट दे रहा है। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम खरीद रहा है बच्चे। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, दुकान पर गया, 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदा, दोनों को मूल्य जोड़ करके दुकानदार ने उससे 50 रुपया मांगा। एक पेंसिल का मूल्य कितना माने थे? 1 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य आपने कितना माना था? 1 रुपया। और एक कलम का मूल्य कितना माना था? y रुपया। जब बच्चे गौर करो, जब एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया हो सकता है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 गुणे 1 रुपया नहीं हो सकता है। जब एक कलम का मूल्य, मान लो एक कलम का मूल्य 2 रुपया, तब 5 गो कलम रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2 5 10 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार सोचिए कि एक पेंसिल को 1 रुपया में खरीद रहा है, तब 5 पेंसिल खरीदेगा तब 5 गुणे 1 होगा कि नहीं होगा? 5 गुणे 1 होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 5 1 हो जाएगा। और एक कलम कितना में खरीद रहा है? y रुपये में खरीद रहा है। तो कौ कलम खरीदा है? तो 7 कलम खरीदा है, तो 7 गुणे y हो जाएगा। और दोनों को जोड़ने पर कौ रुपया दिया है? 50 रुपया दिया है। वही काम यहाँ करना है। एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है, तो उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने 5 पेंसिल खरीदा, प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो उस लड़के ने 7 कलम खरीदा, और दोनों को मिला करके उसको 50 रुपया का नोट दे दिया। ठीक है, दोनों का मिला करके कितना रुपया हुआ? तो 50 रुपया। तो यहाँ पर गुणा करिए, 5 में x का गुणा करिएगा 5 x, और 7 में y का गुणा करिएगा 7 y, अब बराबर यहाँ का हो जाएगा 50। यहाँ समीकरण नंबर 1 बन करके तैयार हो गया। रैखिक समीकरण 1 का आपका निर्माण हो गया। ठीक है, चलते हैं दूसरी शर्त में।
दूसरी शर्त में चलते हैं। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? दूसरी शर्त में कह रहा है कि अब उसने का मतलब जो बच्चा दुकानदारी किया था वही बच्चा 7 पेंसिल खरीद रहा है और 5 कलम खरीद रहा है। अब पुनः गया, कमी होने के कारण पुनः गया खरीदने, तो कितना? 7 पेंसिल खरीदा और 5 कलम खरीदा। तब पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 7 पेंसिल खरीदेगा तो 7x हो गया, जोड़ एक कलम का मूल्य y रुपया है, तब 5 कलम खरीदेगा तब 5y दे दिया। अब बराबर दोनों मिलाकर कितना दे दिया? 46 रुपया। गुणा कर दीजिए, 7x प्लस 5y अब बराबर क्या हो गया? 46। यहाँ समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, समीकरण नंबर 2 भी बन गया, समीकरण नंबर 1 भी बन गया। अब इनके मान को हम निर्देशांक बिंदु निकालेंगे और तब जाकर के इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो बारी बारी चलते हैं निर्देशांक बिंदु की ओर। अब 5x प्लस 7y अब बराबर 50। ओके, 5x प्लस 7y बराबर 50। समीकरण नंबर 1 को लाए, तो मैं आपको बताया कि निर्देशांक बिंदु निकालने के लिए एक चर को एक तरफ करेंगे और बाकी चर को एक तरफ कर देंगे जी। तो 5x बराबर 50 माइनस 7y, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 7y अब बटा में 5। यहाँ पर गुणा है, जब गुणा अपने पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो वह भागा बन जाएगा। ठीक है, गुणा एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा तो क्या बनेगा? भागा बन जाएगा। तो बटा को भी हम भागा कहते हैं, बटा को क्या कहते हैं? भाग कहते हैं जी। अब बारी बारी आपको मान रखना है, एक का मान रखना है, दूसरे का मान प्राप्त करना है। चलिए मैं यहाँ पर मान रख देता हूँ। ठीक है बच्चे, यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ। x बटा में y। ठीक जी। अब यहां पर मैं 5 रखने जा रहा हूं, y का मान 5 रखने जा रहा हूं। y बराबर 5 रख दिए तो 5 में 7 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 7y बोल रहा है, बीच में क्या है? दोनों का गुणा हुआ है, मल्टीपल हुआ है, तब 7y हुआ है। तब 5 7 35 हो जाएगा। जब यहाँ y की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 गुणे 7 हो जाएगा, तब 35 हो गया। और 35 क्या किया जाएगा? 50 में घटा दिया जाएगा। तब 50 में जब 35 घटेगा तब 15 बचेगा, और 15 में 5 का भागा भी देना है, तो 5 यही 15, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब गौर करते हैं दूसरा मान यहाँ पर क्या रखाएगा। यदि आप दूसरा मान कुछ और रखते हैं तो कुछ और में क्या आप रखेंगे? ले लीजिए दूसरा मान। क्या दूसरा मान? यदि यहां पर 7 रखेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। 7 6 के 42 8। यहां पर आप क्या मान रख सकते हैं? यहां पर मान आप रखिए, चलिए कुछ भी आपकी मर्जी, कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए रखते हैं, यहां पर 6 रख रहा हूं मान, यहां पर 6 मान रख रहे हैं, और आप देखिए 6 मान रख रहे हैं तो क्या आ रहा है? आपकी मर्जी कहेगा तो 2 3 भी रख देना, जितना रखिएगा उतना उसमें गुणा करिएगा और गुणा कर कर घटाइएगा, उसमें फिर 5 से भाग दे दीजिएगा। मान लो मैं 6 रखता हूं तो 6 7 42 हो गया। अब 42 50 में घटाएंगे तो कितना आएगा? 42 50 में जब घटाएंगे तो 8 आएगा, बटा में 5 है ये है। तो अब 8 में 5 का आपको भाग भी देना है, 5 का 5, 3 उतर गया, यानी घटेगा तो 3 हो जाएगा, 10 मलो दीजिएगा, और 6 5 30, 5 6 30, कितना आएगा जी? देखिए अब आपने क्या रखा? 7 रखा। तो अब जब आपने 7 रखा तो x का मान क्या आया? 1.6 आया। ठीक है, 1.6 आ गया। चलिए यहां पर एक मान बनकर रेडी हो गया। अब चलते हैं पुनः में, पुनः लेते हैं समीकरण 2 को। 7x प्लस 5y बराबर 46, क्या लेंगे? बराबर 46। 7x बराबर 46 माइनस 5y, और x बराबर 46 माइनस 5y बटा में 7। ठीक है बच्चे जी।
अब देखिए यहां पर क्या लेना चाह रहे हैं। अब देखिए एक इंडेक्स बना लीजिए पहले, देखो बच्चे हो गया। अब y का मान यदि 5 आप लेंगे, लीजिए 5 ले लिए, y का मान क्या लिए 5। जब y का मान 5 लीजिएगा तब अब 50 के 25 हो जाएगा, और 25 घटेगा कितना में 46 में। जब 25 46 में घटेगा बच्चे तो जोड़िए कितना आएगा 21 आएगा। यहां पर 46 में 25 घटा दीजिए, 1 2 21 आया, 21 में 7 का भागा दे दीजिए, 3 आ गया। ओके जी। अब उसके बाद कौन सा मान रखना चाह रहे हैं, देखिए 5 छके 30, 5 छके 30 कितना आ रहा है बच्चे 30 जब होगा तो इसमें बचेगा कितना, इससे आगे भी मान रख सकते हैं आप। 5 छके 30, 6 रखेंगे तो 30 होगा, 30 46 में घटेगा तो 16 आएगा, 16 में 7 का भागा देंगे तो 16 में 7 का भागा, 7 दूनी के 14, बच गया कितना 2 बच गया, 7 दूनी के 14 फिर 2, ऐसा नहीं रखेंगे, वो ऐसा मान रखेंगे जो पूर्ण रूप से कट जाए। ठीक है, तो दूसरा मान खोजिए आप। दूसरा मान क्या खोज रहे हैं, देखिए यहां पर यदि आप 4 रखेंगे तो 5 के 20 हो जाएगा। यदि आप यहां पर रोकिए तो बच्चे अब दूसरा मान क्या रखेंगे कि यहां पर देखेंगे हमको 7 से कटने वाला चाहिए। 7 से ऐसा मान रखें कि जो मतलब गुणा करने पर 46 में घटाने पर या जोड़ने पर मतलब 56 कह रहे हैं 7 से कटने वाला मान आए। ठीक है बच्चे, तो वही मान आप मतलब कि चूज कीजिए, वही मान सोच कर रखिए जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो यदि -2 रखेंगे बच्चे, y का मान -2, तो -2 और -5 में गुणा करेंगे तो +10 हो जाएगा, और 10 को जोड़ देंगे 46 में तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा जी, आ जाएगा 56। गौर से देख लीजिए यहाँ 5 गुणते -2, 5 देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 10 5 दूनी के 10, और 10 और 46 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ना, 56 हो गया। ठीक है जी, तो 56 7 से कटेगा कब बार में 8 बार में कट जाएगा। ठीक है बच्चे, 56 आपका 8 बार में कट जाएगा। इस प्रकार आपका निर्देशांक बिंदु निकल गया। अब चलते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं और अपने सभी निर्देशांक बिंदुओं को एक ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। चलिए आइए देखिए, देखिए यहां पर देखिए यक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, एक यक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया। थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं क्योंकि माइनस में गया हुआ है जी। यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया। ठीक जी, अब गौर करते हैं, इसमें सबसे यक्स अक्ष में सबसे बड़ा देखते हैं 8 है, तो हम 8 निर्देशांक बिंदु लेंगे। यहां पर 8 अंक तक जाएंगे, 8 अंक तक चले गए। अब गौर कीजिए, यक्स अक्ष का हो गया, वाई अक्ष में देखिए 7 गया है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके जी, अब गौर करते हैं, क्या गौर करते हैं बच्चे कि अब तो हो गया, अब तो ये तो मान में बैठाया हूं कि यक्स अक्ष में सबसे सर्वश्रेष्ठ देखिए 8 था तो 8 तक ले गए, वाई अक्ष में प्लस वाला में सबसे सर्वश्रेष्ठ 7 था तो 7 तक ले गए। अब देखना है कि यहाँ पर वाई वाला में माइनस में है कि नहीं, तो माइनस में यहाँ पर है, 2 मान तक गया है, -1 -2। ठीक है, यहाँ पर ले लिए। अब चलते हैं अपने निर्देशांक बिंदु को इस पे प्रदर्शित करते हैं। यहां पर पहला निर्देशांक बिंदु समीकरण 1 का, या समीकरण 1 आपका है, ये क्या है समीकरण 1 वाला है, ये आपका क्या है समीकरण 2 वाला है। गौर करेंगे, यहां पर दिया है बच्चे 3 और 5, तो में देखेंगे कि एक्स अक्ष में 3 कहाँ है, वाई अक्ष में 5 कहाँ है, यहां पर है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, सीधा जाएंगे ऊपर की ओर ऐसे, और
y अक्ष में जहां पर है आपका, देखिए y अक्ष पर 5 दिया है, x अक्ष पर 3 दिया, तो 3 x अक्ष पर ले लेंगे और y अक्ष पर 5 ले लेंगे और यहाँ पर आपने एक निर्देशांक बिंदु बैठा दे। ओके, उसके बाद देखें x अक्ष में क्या है, 1.6 है। अब कहिए कि 1.6 का ग्राफ सर कैसे खिंचाएगा, तनिक दिक्कत नहीं है, ये तो बोर्ड है, सादा पन्ना है, आपका ग्राफ के कॉपी पे यानी एक वर्गाकार के अंतर्गत 10 पाई पारे गए होते हैं, 10 पाई पारे गए होते हैं, ठीक है। तो उनमें से 6 पाई गिन लेना है, एक के बाद एक वर्गाकार को छोड़ करके दूसरा में 6 पाई गिनना है। तो बच्चे आप गौर कर सकते हैं कि ये 5 से लमसम 1 पाई ज्यादा होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए 5 हुआ, 1.5, तो उसी एगो पाई ज्यादा का मतलब ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ से उठाएंगे, कहाँ जाएंगे, 7 पर जाना है आपको, तो यहाँ से उठाइए इस तरह उठाइए, यहाँ से ऐसे उठ गया और 7 पर जाइए, ऐसे 7 पर चला गया। ये 6 है, x अक्ष में 1.6 है, यहाँ पर गौर करिएगा, x में 1.6 है और y में क्या है, देखिए y अक्ष पर जाइए, y अक्ष पे क्या है, 7 है, उस पे एक निर्देशांक बिंदु दे दिए। अब चलते हैं, ये पहला आपका मतलब कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के पहला समीकरण का ग्राफ खींचा गया। दूसरा समीकरण का ग्राफ चलते हैं, खींचते हैं। x में 3 है, y में 5 है, तो x में 3 y में 5 इसी पर है, क्योंकि यहीं पे देखते हैं x में 3 और y में 5 यहाँ पर। दूसरा चलते हैं, x में 8, y में क 2, y में -2, वो भी गौर करेंगे -2 नीचे है, ठीक है। चलिए यहां से आइए नीचे की ओर और यहां से जाइए इस तरह, जहां भेंट हुआ वहीं पे निर्देशांक बिंदु देना है, गौर करना है, जहां भेंट हुआ वही निर्देशांक बिंदु आपको देना है। अब चलते हैं, इसका हम क्या करते हैं कि ग्राफ खींचते हैं। निर्देशांक बिंदु जब दे दिए तो ग्राफ खींचिए। गौर करते हैं बच्चे, यहाँ पर एक पहला ग्राफ खींचे हैं, यहाँ देखिए हम दूसरा ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि एक बिंदु यहीं पे है और एक बिंदु यहाँ पर है। गौर करते हैं, यहीं पे क्या हुआ, प्रतिच्छेदित हुआ। यहां पर देखते हैं गौर से, प्रतिच्छेद बिंदु यहीं पर है, यहीं पे जाकर के काट रहा है। जहां काटेगा बच्चे ना, वहीं पे आपके x y का मान हो जाएगा। जहां ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा वहीं पे आपके x y का मान हो जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ है, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, x में 3 है और y में 5 है, एक प्रतिच्छेद बिंदु है। और सब यहाँ पर बच्चे, तो यहाँ पर आपको बतेबे किए हैं कि 1.6 और उसके बाद 7, ये हो गया, ये समीकरण 1 वाला। यहाँ पर तो जानिए रहे हैं, यहाँ समीकरण 2 वाला प्रतिच्छेद बिंदु ये 8 है और -2 है। अब ग्राफ का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर कौन ग्राफ है बच्चे, ये पहला ग्राफ 5x + 7y = 50, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, यहाँ हम नीचे दे रहा हूं, क्या है, 7x + 5y बराबर कितना है, 46, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार बच्चे यहाँ पर आपका प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या आपका मिला, प्रतिच्छेद बिंदु मिला 3, 5, तो x में 3 हो गया बच्चे और y 5 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, 3 और y बराबर क्या हो गया, 5। इस प्रकार एक
मतलब कि क्या माने, पेंसिल माने। एक पेंसिल का मूल्य क रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया। और एक कलम का मूल्य क रुपया हो गया, क्योंकि कलम माने है वाई को, तो वाई का मान जो आएगा आप कलम का मूल्य हो जाएगा और वो आएगा आपका पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया। ठीक है बच्चे, इस प्रकार ये भी आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 2 भी बन करके तैयार हो गया। ठीक है बच्चे, अब प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं क्या कह रहा है। अनुपात A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण जुग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या समांतर है या संपाती। जी, A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 का तुलना करके बताना है कि कौन सा रैखिक समीकरण संपाती है, कौन सा रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदित है, कौन सा रैखिक समीकरण समांतर है। ठीक है बच्चे, इसमें यही क्वेश्चन बोला जा रहा है और इसमें यही पूछा जा रहा है कि कौन संपाती, कौन प्रतिच्छेदित और कौन समांतर है। तो गौर से समझेंगे बच्चे कि संपाती कब होगा, समांतर कब होगा और प्रतिच्छेदित कब होगा। गौर करते हैं यहाँ पर 3 आपको फार्मूले या 3 नियम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। A1 बटा में A2 इक्वल नॉट B1 बटा में B2। जब A1 बटा में A2 के बराबर में नहीं होगा B1 बटा में B2, जब A1 बटा में A2 के बराबर B1 बटा में B2 नहीं होगा, तो इस प्रकार का बच्चे ये जो रैखिक समीकरण होगा वह क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। और जब प्रतिच्छेदित होगा बच्चे तो इसके केवल एक हल होंगे। जब ये प्रतिच्छेदित होगा तो इसके केवल कितने हल होंगे, एक हल होंगे और वह क्या होगा बच्चे, संगत होगा। ठीक है, क्या होगा, संगत होगा। और उसके बाद चलते हैं दूसरा में A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2 इक्वल C1 बटा में C2। जब इस कंडीशन में आपके रैखिक समीकरण अगर आए तो ये क्या होगा, संपाती रेखाएं होगा। संपाती रेखाएं में बच्चे अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ये भी संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। अब बच्चे क्या बोल रहा है, नंबर 3 में नियम A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2 इक्वल नॉट C1 बटा में C2। यानी A1 बटा में A2 के बराबर में होना चाहिए B1 बटा में B2 और उसके बाद बराबर में नहीं होना चाहिए C1 बटा में C2। यानी ये दोनों के बराबर में ये ना आए। A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 के बराबर में C1 बटा में C2 नहीं आए तो इस प्रकार का मतलब कि रेखाएं क्या होगा बच्चे, समांतर होगा। और जब समांतर होगा बच्चे तो उसका कोई हल नहीं होगा। इसको कहते हैं असंगत, इसको कहेंगे असंगत। ठीक है बच्चे, तो यदि आपको ये समझ में आया कि कब आपका प्रतिच्छेदित होता है, कब आपका संपाती होता है और कब आपका मतलब कि समांतर होता है, ठीक है, तो फटाफट आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर ये तो समझ में आ गया कि कब समांतर होता है, कब संपाती होता है और कब प्रतिच्छेदित होता है। ठीक है, अब हम लोग करके देखेंगे कि बारी बारी करेंगे कि कब मतलब प्रतिच्छेदित होगा, उसके बाद कब समांतर होगा, उसके बाद कब आपका मतलब संपाती होगा। ठीक है, चलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं जुग्म, उनको कैसे किनके पदों में लिखा जाता है। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये समीकरण एक हो जाएंगे, इसके रूप में लिखे जाते हैं। यहाँ पर a2x, यहाँ b2y, यहाँ पर c1 कर सकते हैं बच्चे b1 a1, और यहाँ पर c2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपके 2 हो गए। इसी के रूप में आप दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखते हैं, इसी के रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखा जाता है। ठीक है, तो गौर करते हैं बच्चे, यहाँ इसी के रूप में यहाँ पर है क्योंकि x देख रहे हैं कि a जो है x का गुणांक है, b जो है y का गुणांक है और c खुद अचर होता है। यहाँ पर a2 जो है x का गुणांक है समीकरण नंबर 2 में,
और a2 b2 बराबर y का गुणांक और c2 खुद एक अचर पद होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बारी बारी एक एक के मान को निकाल करके और अपने को जांच करते हैं कि ये प्रतिच्छेदित है, संपाती है या मतलब समांतर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर में देखो बच्चे क्या बोल रहा है कि a1 a2, तो a1 इसमें क्या है x का गुणांक और इसमें क्या है a2, तो इसमें भी समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक, तो ये हो जाएगा देखिए 5/7 हो जाएगा, 5/7 हो गया कॉमा। उसके बाद देखिए b1 का मान जो है -4 है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो b1 का मान हो गया -4 हो गया। अब बटा में क्या हो गया, b2 का मान हो गया 6 लिख दिए। चलिए उसके बाद देखिए c1 का मान क्या है 8 है और c2 का मान क्या है -9 है। गौर कीजिए यहां पर कट रहा है तो कटा सकते हैं, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 5/7 -2/3 और उसके बाद 8/-9। गौर करते हैं क्या a1/a2 इक्वल b1/b2 है, यानी इसके बराबर में ये है कि नहीं, इसके बराबर में यहाँ पर ये है कि नहीं है। a1/a2 इक्वल b1/b2 है कि नहीं, नहीं है। जब नहीं होगा बच्चे तो यहाँ पर आपका फार्मूला फॉलो होगा a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो यही आपका फार्मूला यहाँ फॉलो होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हो गया a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। बराबर नहीं है, इधर वाला भी बराबर नहीं है, तो इससे नहीं लेना देना है, 2 ही को पकड़ कर देख लेना है। मात्र 2 ही को पकड़ कर देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है बच्चे तो बराबर नहीं के लिए देखिए जब बराबर नहीं रहेगा तो बराबर दे करके ऐसे काट देंगे तो ये इंडिकेट करता है कि बराबर नहीं है। ठीक है, ये संकेत करता है कि ये बराबर नहीं है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है कि प्रतिच्छेदित रेखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित रेखा है। सवाल नंबर 1 क्या हो गया बच्चे, इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा है। प्रतिच्छेदित रेखाएं संबोधित हो गया, पहचान हो गया कि ये कौन सी रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। यहाँ पर a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, यानी इसके और इसके दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो यही आपका फार्मूला आएगा a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। तो इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, और हमें यही सब जांच करना है। इसी तरह जांच कर करके लिख देना है कि कौन सा रेखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सवाल में कोई जान नहीं है बच्चे, इसको अगर आप सीख लेंगे, इसको आप याद कर लेंगे कि किस कंडीशन में आपका प्रतिच्छेदित होगा, किस कंडीशन में आपका समांतर होगा, किस कंडीशन में आपका संपाती होगा, तो आप एकदम पल में बना लेंगे, इसमें ज्यादा आपका समय नहीं व्यतीत होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए a1 का मान 9, a2 का मान a1 का मान 9 हो गया, a2 का मान 18 हो गया, कॉमा दीजिए, और b1 का मान 3 अब b2 का मान 6 हो गया, यहाँ कॉमन दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर c1 का मान 12 और c2 का मान 24 हो गया। देखिए बच्चे कटाना है, कट रहा है तो कटा देंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, 3 का 3, 3 दूनी के 6, 12 का 12, 12 दूनी के 24, 1/2, 1/2, 1/2, यानी a1/a2 उसी के बराबर में आया है b1/b2, उसी के बराबर आया c1/c2। ठीक है बच्चे, जब सब आपस में बराबर आएगा तो आप गौर कीजिए कि जब सब आपस में बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं हो जाएगा। देखिए a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यहाँ पर तो यही मिला जी, यही मिला। यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ से हटाते हैं इसको, तो यहाँ पर बच्चे मिल गया a1/a2 सॉरी इक्वल b1/b2
इक्वल C1 बटा में C2 मिल गया। तो जब इस टर्म में आपका सवाल मिल जाएगा तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं समपाती रेखाएं, इसको आप समपाती रेखाएं कह सकते हैं। ओके बच्चे, इसको समपाती रेखाएं कह सकते हैं। इस प्रकार आपका आंसर हो जाता है। बस ये कैसी रेखाएं हो गई, समपाती रेखाएं हो गई। यही आपको जांच करना है कि कौन सा रेखाएं कौन क्या कहलाती है। तो इस प्रकार का अगर आपके सवाल में आ जाता है A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2 इक्वल C1 बटा में, देखते हैं सब बराबर आया है बच्चे। जब सब बराबर आ जाएगा तो सब बराबर, यहाँ पर इक्वल का मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऊपर A1 का मान क्या है, 6 है, A2 का मान 2, 6 बटा में 2 हो गया, कमा दीजिए। B2 का मान है -3, और आपका B1 का मान है -3 और B2 का मान है -1, क्योंकि y का गुणांक कुछ नहीं है तो वहां पर 1 होगा, -1 हो गया। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए क्या है, C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9, C2 का मान है 9। गौर करते हैं, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 का 2, 2 3 6 हो गया। यहाँ पर 3 आया, यहाँ भी 3 आया, क्योंकि बटा में 1 छुपा रहता है बच्चे, लिखे चाहे ना लिखे। और यहाँ पर 10 बटा में 9 हो गया। यहाँ पर क्या संबोधित कर रहा है, गौर कीजिए, ये दोनों पद क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2 हो गया, और यहाँ बराबर नहीं हुआ तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल नॉट C1 बटा में C2। देखिए गौर कीजिए, A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2 इक्वल नॉट C1 बटा में C2, यानी इसी मतलब फार्मूले पर ये बैठ गया, ठीक है, इसी फार्मूले पर ये बैठ गया। A1 बटा में A2, देखिए A1 बटा में A2, यानी उसके नीचे 1 छिपा हुआ है, B1 बटा में B2 इसके भी नीचे 1 छिपा हुआ है, इक्वल नॉट। देखिए अब देखिए दोनों के बराबर में क्या 10 बटा में 9 है, नहीं है ना, उसी तरह इक्वल नॉट कर दिया C1 बटा में C2। तो यहाँ पर क्या संबोधित हुआ, A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2 इक्वल नॉट C1 बटा में C2। जब इस प्रकार का आ जाएगा बच्चे तो हम इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं समांतर रेखाएं होगी। क्या होगी, समांतर रेखाएं, ठीक है। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, समांतर रेखाएं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आप बन करके रेडी हो गया बच्चे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गौर से समझेंगे एक एक सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आएंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 को यही काम करना है बच्चे, ठीक है। ये अनुपात A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। बच्चे संगत और असंगत इसमें ज्ञात करना है। यहाँ पर सवाल आपका है, सवाल भी छाप लिया जाता है, बारी बारी एक एक सवाल में बताऊंगा बच्चे। तीसरा का पहला 3x प्लस 2y बराबर हो गया 5 जी। और दूसरा समीकरण आपका है 2x माइनस 3y बराबर हो गया आपका 7। चलिए पहला सवाल पहले समझते हैं कि ये आपका संगत है या असंगत, ठीक है, संगत है या असंगत, तो इसे भी जांच करना है बच्चे, गौर करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 बटा में 2, यहाँ हो जाएगा 2 बटा में -3, और यहाँ पर देखिए 5 उस साइड में जाएगा तो -5 हो जाएगा, 7 भी उस साइड में जाएगा तो भी -7 हो जाएगा। तो C1 का मान -5 और C2 का वो लंगे जाएगा तो यो -7 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब गौर करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो गया 2 और यहाँ पर हो गया आपका 2 बटा में -3 और यहाँ पर आपका हो गया 5 बटा में 7। पहले दो का तुलना कीजिए, आगे वाला क्या 3 बटा में 2 2 बटा में -3, ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, क्योंकि 2 बटा में यहाँ 3 बटा में 2 है और यहाँ 2 बटा में -3 है। बच्चे जब बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर अब इसको क्या कर सकते हैं, A1 बटा में A2
b1 बटा में b2, यानी a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 के बराबर है कि नहीं। यदि बराबर नहीं है, देखिए a1 बटा में a2 इक्वल नॉट b1 बटा में b2, यदि a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 के बराबर नहीं होगा तो ये तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी, लेकिन ये संगत होगा कि असंगत, तो बच्चे यहाँ पर लिखा गया है क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a1 बटा में a2 इक्वल नॉट b1 बटा में b2। तो जब इस कंडीशन में आ जाएगा बच्चे, तो आप यहाँ पर प्रदर्शित भी कर देंगे, यहाँ 2 बटा में 3 बटा में 2 है बच्चे, 3 बटा में 2 इक्वल नॉट 2 बटा में -3, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर रेखाएं आ जाए तो प्रतिच्छेदित रेखाएं करेगी तो क्या होगा, वह संगत हो जाएगा, संगत है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, संगत है लिख देंगे, ठीक है बच्चे, संगत है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर के आपका रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, गौर करते हैं। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर में 8। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर में क्या है, 9 है, ठीक है जी। इसको हमको जांच करना है कि ये संगत है कि असंगत है, ठीक है। चलिए करते हैं। ये जब उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, गौर करिएगा, क्योंकि c क्या होता है, अचर होता है, और यहाँ अचर दिख रहा है। 8 एक अचर संख्या है, 9 भी एक अचर संख्या है। जब उस साइड में जाएगा तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि समीकरण का रूल्स होता है कि जब एक साइड से दूसरे साइड में कोई भी मान लीजिए अंक जाता है या अक्षर जाता है या कोई भी संख्या जाती है तो वह सीधे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। प्लस रहता है माइनस हो जाता है, माइनस रहता है प्लस हो जाता है, गुणा रहता है भागा हो जाता है, भागा रहता है गुणा हो जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बटा में 4 माइनस 3 बटा में -6, और यहाँ पर 8 बटा में लिख सकते हैं 9, क्योंकि माइनस देखिए, माइनस देंगे क्योंकि वो लंगे जाएगा ना, उस साइड में जाएगा बराबर के तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी बराबर को उस साइड में जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, कट गया। यहाँ पर ये 3 का 3, 3 दूनी के 6, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर यहाँ कट रहा है, 2 का 2, 2 दूनी के 4। तो बच्चे अब क्या बच रहा है, 1 बटा में 2 यहाँ बचेगा, यहाँ भी 1 बटा में 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 9, 8 बटा में 9 बचेगा। गौर करते हैं यहाँ पर a मतलब कि 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 दोनों बराबर है, और यहाँ पर 8 बटा में 9 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो गौर करते हैं a1 बटा में a2 इक्वल b1 बटा में b2, a1 बटा में a2 इक्वल b1 बटा में b2, इक्वल नॉट c1 बटा में c2, यानी ये दोनों के बराबर में ये नहीं है तो इक्वल नॉट c1 बटा में c2। तो इस प्रकार के अगर रेखाएं आ जाए, समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं क्या होती है, असंगत होती है। समांतर रेखाएं क्या होती है, असंगत होती है। ये क्या हो गया, समांतर रेखाएं हो गया। तो समांतर रेखाएं प्रायः क्या होती है बच्चे, असंगत होती है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, a1 बटा में a2 इक्वल b1 बटा में b2 इक्वल नॉट c1 बटा में c2, ठीक है। तो इसको क्या आप कहेंगे डायरेक्टली, अब यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटा में 2 इक्वल 1 बटा में 2 इक्वल नॉट 8 बटा में 9। तो इसको क्या लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे, जब समांतर रेखा हो जाएगी तो क्या होगा, असंगत हो जाएगा, असंगत है, ये एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्यूशन किया जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए क्या कह रहा है, 3 बटा में 2, 3 बटा में 2x प्लस 5 बटा में 3y अब बराबर में क्या है बच्चे, 7 है। एक समीकरण हो गया। दूसरा में क्या है, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए बच्चे, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, एकदम इजी हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, इसमें दूसरा हर का गुणा पहले अंश में कर दिया जाता है और पहला हर का गुणा दूसरे अंश में कर दिया जाता है। कब बच्चे, जब हर का एलसीएम नहीं निकलता है तब।
ये दोनों हर का एलसीएम नहीं निकलेगा तो मतलब दूसरे हर का गुणा पहले अंश में कर दिया जाएगा और पहले हर का गुणा दूसरे अंश में कर दिया जाएगा। तो 3 तिरी के 9 हो जाएगा, याद दे दीजिए 3 तिरी के 9 हो जाएगा। यक्स है तो यक्स, ये हो जाएगा 2 5 10 वाई। आइए दोनों का गुणा कर करके फिर इस 7 में कर देंगे तो 3 दूनी के 6 और 6 में 7 का गुणा हुआ 6 7 42। ये आपका एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण देखते हैं 9x प्लस ना सॉरी माइनस है माइनस 10y बराबर बच्चे 14 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, तो आपका ये पहला समीकरण में एक का मान है a1 का मान है 9 और दूसरा समीकरण में a1 का मान है a2 का मान है 9, 9 बटा में 9 हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर b1 का मान क्या है 10 है और b2 का मान -10 है। तीसरा देखिए यहाँ पर a लंगे जाएगा यानी इस अपने साइड से छोड़कर दूसरे साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -42 अब बटा में -14। कटा दीजिए बच्चे, ये देखिए एक माइनस में माइनस कट रहा है, 14 का 14 14 तिया 42, ये 10 10 भी कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा, -1 यहाँ पर 1, ये 9 9 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर -1 बटा में 1 आ गया। ठीक है, आप -1 लिख सकते हैं। ठीक है जी, -1 और यहाँ पर आपका -3 आ गया। गौर करते हैं, गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या है बच्चे कि आपका जो है a1 बटा में a2 और यहाँ पर है b1 बटा में b2। यहाँ पर a1 बटा में a2 इक्वल नॉट b1 बटा में b2 इक्वल नॉट c1 बटा में c2। तो दूर नहीं जाना है, दो गो का कंप्रोमाइज कर कर देख लेते हैं कि ये a1 बटा में a2 इक्वल नॉट b1 बटा में b2। जब a1 बटा में a2 इक्वल नॉट b1 बटा में b2 रहता है तो इस प्रकार की रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है और उसका जो हल होता है संगत होता है। ठीक है, उसका अनेक मतलब केवल एक हल होता है और वह संगत होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इक्वल नॉट -1 क्या होगा बच्चे, संगत होगा। क्या होगा, संगत। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग का ये 3 था, 3 भी संगत आपका आ गया, संगत है। दूसरा आपका था, दूसरा असंगत था और पहला आपका संगत है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या बोल रहा है बच्चे। अब 4 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस साइड का कैंसिल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे यदि सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको मैं हटाऊं यहां से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यानी तीसरा का चौथा सवाल। तीसरा का चौथा है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y बराबर 11 और इसका समीकरण नंबर 2 है -10x प्लस 6y बराबर -22। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हल किए, क्वेश्चन नंबर 2 हल किए, क्वेश्चन नंबर 3 हल किए और इन सभी क्वेश्चनों को जिस प्रकार आपने हल किया जस्ट उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करना है। चलते हैं, 5 बटा में हो जाएगा -10, a1 बटा में a2, a1 बटा में a2, फिर b1 बटा में b2, b1 का मान क्या है बच्चे -3 है और b2 का मान क्या है 6 केवल है। अब यहाँ पर देखिए ये जब उस साइड में जाएगा तो -11 हो जाएगा, अब -22 उस साइड में जाएगा तो +22 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है सब देखिए क्या यहाँ पर लिखा गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे लिखा जाता है। तो सभी चर अचर को एक साइड में कर दिया जाता है, इधर शून्यक लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर कंप्रोमाइज करना है हमें, कटाइए 5 का 5 5 दूनी के 10,
3 का 3, 3 दूनी के 6, 11 का 11, 11 दूनी के 22। यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/-2 आ गया, और यहाँ भी -1/2 आ गया। सबको देखते हैं, सब आपस में क्या है, बराबर है, यानी 1/-2, -1/2, -1/2, सभी क्या यहाँ दिख रहे हैं बच्चे, बराबर है, यानी A1/A2, ठीक है, इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो इस प्रकार के यदि आपका मतलब रेखाएं आ जाए, इस प्रकार का आपके पद आ जाए, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो क्या हो जाएगी, समपाती रेखाएं हो जाएगी, जिसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और उस कैसी होगी, तो ये संगत होगी। कैसी होगी, संगत होगी। यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर देते हैं, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ऐसा हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, तो इसको कहेंगे हम, इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, संगत। क्या कहेंगे, संगत है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बनकर के आपका रेडी हो गया। संगत और असंगत देना है, वो भी A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का तुलना करके, ठीक है, अनुपात में तुलना करके आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चे, बहुत इजी है बच्चे, एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, बशर्ते आप गौर से देखेंगे तब। ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे बच्चे, जब तक आप गौर से नहीं देखेंगे, तो कितना हो गौर से पढ़ाने वाला टीचर आपके दिलो दिमाग में नहीं उतारेगा। जब आप उतारेंगे तभी उतर पाएगा। तो एक से बढ़कर एक टीचर हैं, एक से बढ़कर एक छात्र हैं, तो मेहनत आपको करना है। टीचर आपको डायरेक्शन ही दे सकते हैं, तो टीचरों के डायरेक्शन को आपको लेना है, ग्रहण करना है, तब जाकर के आपको सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 5 में। 4/3 है बच्चे, x और प्लस 2y बराबर 8 है। और दूसरा, इसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं बच्चे, ये भिन्न में है, थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि सर भिन्न में है तो थोड़ा सा हार्ड है, तो भिन्न को हार्ड नहीं समझिए, भिन्न को एकदम सिंपल बना दीजिए। आप जानते हैं क्योंकि इसके नीचे एक है जी, और इसका जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, अब तो भिन्न का जोड़ छोड़ दीजिए, एकदम शॉर्ट मेथड लगाइए, इसका गुणा इसके में, इसका गुणा इसके में, इसका गुणा इसके में कर दीजिए, इसका गुणा इसके में कर दीजिए। जिस प्रकार आपको ये वाला सवाल बताए, किधर गया तीसरा सवाल जो बताए, जस्ट वही मेथड यहाँ पर भी आपको लगाना है। ठीक है बच्चे, तो लगाइए। यहाँ पर जब आप गुणा करिएगा, 1 का गुणा करिएगा 4x में तो आएगा 4x जोड़, और 2y में 3 का गुणा करिएगा तो 2 3 6y आएगा, और 3 का 3 का गुणा ए लंगे लियाकर कर दीजिए, 3 8 24 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 में झंझट नहीं है बच्चे, 2x प्लस 3y इक्वल में 12। चलिए अब इसको हमको क्या करना है बच्चे, जांच करना है। लीजिए जांच कर देते हैं, गौर कीजिए। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2 इक्वल नॉट इक्वल नॉट नहीं होगा, 4/2 हो गया, 6/3 हो गया, और ये 24/12 हो गया। ठीक है, अब इसको कटिए, आप कट रहा है काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 12 दूनी के 24, यहाँ का आया 2 आया, यहाँ का आया 2 आया, यहाँ का आया 2 आया। अब गौर कीजिए, सभी मान बराबर आए जी, सभी मान बराबर आ गए, 2 दिख रहा है, चारों तरफ 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 आ गया। यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, संकेत कर देते हैं, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस प्रकार में यदि आपके इस पदों में, इसके पदों में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। दिख रहा है, संगत, यानी संपाती रेखाएं क्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होती है, जिसको हम संगत कहेंगे। क्या हो जाएगा, संगत है। क्या हो गया, संगत है। इस प्रकार बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 के
पांचों क्वेश्चन बनकर तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 के भी जितने भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे वो भी बनकर के तैयार हो गए। ठीक है बच्चे, तो दूसरे स्टेप में अब हम लोग 4, 5, 6 जितने भी इसके बाद का क्वेश्चन बचा होगा तो हम लोग पार्ट 2 करके उसको देखेंगे। ठीक है, तब तक बच्चे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करें।